लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के मतदान खत्म होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को दूसरे राज्यों में पार्टी ने जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राजस्थान में चुनावी कमान संभालने के बाद प्रदेश के दिग्गज नेताओं को कांग्रेस ने दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी, तो नेता भी पार्टी से मिली इस जिम्मेदारी को चुनौती के तौर पर ले रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। बाद में हरीश चौधरी को पंजाब का स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर सीपी जोशी को भी लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का ऑब्जर्वर बनाया गया। इस लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से है। दरअसल दिल्ली के जातीय समीकरण को देखते हुए सचिन पायलट को इस सीट की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं अशोक गहलोत को गांधी परिवार की परंपरागत सीट का प्रभार दिया जाना कई संकेत देता है। वहीं गौर करें तो ओडिशा के लिए जारी की गई कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं में गहलोत का नाम नहीं होने पर और एकमात्र सचिन पायलट को शामिल किए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक अलग अलग जगहों पर लोगों के मन में सवाल उठने लगे। ओडिशा में गहलोत के मुकाबले पायलट को तवज्जो मिलने से लोगों ने अलग अलग मायने भी निकाले। वहीं अमेठी में केएल शर्मा के रूप में एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। करीब 40 साल से केएल शर्मा अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच में काम कर रहे थे। उनको मौका मिलने से सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गहलोत का जादू अमेठी पर चल पाता है? जादूगर अगर सही तरीके से अपना जादू नहीं चला पाते हैं तो क्या इन परिणामों का असर उनके भविष्य पर भी पड़ेगा? वहीं बीजेपी की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी की बात करें तो राजस्थान के नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। सीएम भजन लाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी देश भर के अलग अलग इलाकों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं कुल मिलाकर बात यह कि पार्टी कोई भी हो, राज्य के नेताओं का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन देखना यह भी है कि चुनाव के बाद इनके राजनीतिक भविष्य पर भी क्या इसका असर पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नतीजे के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो कि सामने आएंगी। परिणामों को हर कोई आकलन करेगा। ये देखने समझने की कोशिश की जाएगी कि अभी तक जो परिणाम रहे हैं उसमें किस नेता की कितनी भूमिका रही है, किसने कितना ग्राउंड पर काम किया। इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी जी, बहुत स्वागत है आपका। सोमू, लेकिन सबसे पहले एक रिएक्शन, राजस्थान कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को अब, क्योंकि राजस्थान में शुरुआत के 2 चरणों में ही मतदान पूरा हो गया, अब ऐसे में देश भर के बाकी राज्यों के अंदर उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों सचिन पायलट, अशोक गहलोत, चाहे बीजेपी के नेता हों, मुख्यमंत्री हों, डिप्टी सीएम हों, ये अब जो चुनावी परिणाम है, क्योंकि 4 तारीख के बाद ही तय होगा, लेकिन उससे पहले पहले ये अग्नि परीक्षा भी होगी इन सभी नेताओं के लिए। निश्चित रूप से देखिए, अग्नि परीक्षा तो है ही, उसके साथ साथ बहुत बड़ा संदेश भी है। जो पूरा हिंदी पट्टी का इलाका है उसमें यह राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस भी अगर चुनाव हारी भी, लेकिन कमजोर स्थिति में नहीं है। कांग्रेस भी यहां मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री बना करके एक अहम संदेश देने की पूरे देश में कोशिश की। दोनों पार्टियों की अपनी मैसेजिंग है और दोनों पार्टियों के पास जो नेताओं की फहरिस्त है उसको पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए उपयोग में लाना चाहती हैं। चाहे बात अमेठी सीट पर अशोक गहलोत को भेजने की हो या फिर कन्हैया कुमार को जिताने की जिम्मेदारी देने की बात सचिन पायलट के हिस्से में गई है वह हो, इन सबसे हमने देखा है कि कांग्रेस ने अपने दोनों ही बड़े नेताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। काफी चुनौतीपूर्ण सीटें हैं दोनों, क्योंकि हमने देखा कि पिछली 2 बार से वहां से मनोज तिवारी जीतते रहे हैं, वहां अब कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं और उस सीट पर ऑब्जर्वर की भूमिका सचिन पायलट को दी गई है। सचिन पायलट वहां पर क्या कमाल दिखा पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। वह भी युवा चेहरा है, युवा में खासे लोकप्रिय हैं, कन्हैया कुमार भी युवा हैं। वहीं अमेठी सीट पर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि एक कार्यकर्ता को टिकट देकर के पार्टी कई सारी चीजें साधना चाहती है कांग्रेस, और इसके लिए उन्होंने जादूगर पर भरोसा दिखाया है। अब अशोक गहलोत का जादू सीट पर कितना चलता है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंप की बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जरिए पार्टी ने तब भी एक बहुत मजबूत संदेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी पूछ है। पहली बार विधायक बना कोई व्यक्ति भी यहां पर मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है। तो पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि सभी कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं के काम पर पार्टी की नजर है, इसलिए कार्यकर्ता जो है किसी छत्र के साथ जुड़ने की बजाय पार्टी के साथ जुड़ करके काम करें। जो गुटबाजियां होती हैं उसको साधने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां भी जाते हैं। वहीं अब दिया कुमारी भी हिमाचल में इन दिनों प्रचार कर रही हैं और वहां भी उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो दोनों ही पार्टियां राजस्थान के नेताओं को, क्योंकि 2 चरणों में यहां पर चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, नेताओं यहां जो नेता हैं वो अब कुछ स्केल पर हम कहें तो हिंदी पट्टी में खासतौर पर लोकप्रिय हो चुके हैं। उनकी लोकप्रियता को भुनाने का, उनके सांगठनिक कौशल को भुनाने की कोशिश जो है दोनों ही पार्टियां अपने स्तर से कर रही हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, न सिर्फ राजस्थान की बल्कि क्योंकि यहाँ का मतदान तो खत्म हो चुका है, तो दूसरी जगहों पर भी जब उनको भेजा जा रहा है तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण उनके लिए इस वक्त काम है। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया है, नेताओं ने इस बड़ी जिम्मेदारी को लिया है। चुनौती को स्वीकार करते हुए अलग अलग राज्यों में कैंपेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। जरा जल्दी से सभी से जो है रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अपूर्वा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ललित चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन भटनागर साहब आपसे ले रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी जिम्मेदारी दी, गहलोत साहब को अमेठी सीट पर भेज दिया, पायलट साहब को आपने उत्तर पूर्वी दिल्ली भेज दिया। आपको लग रहा है दोनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े दिग्गजों को दी गई हैं, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण सीटें हैं? देखिए, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों चुनौतीपूर्ण सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में जो रुझान आए हैं, जैसा माहौल अभी बना है, उससे कांग्रेस पार्टी में बड़ा उत्साह है। आज आप देख लीजिए, अशोक गहलोत जी भी, सचिन पायलट साहब भी, ये एक राष्ट्रीय नेता है और सर्वमान्य नेता है। इनकी उपस्थिति से क्षेत्र के अंदर व्यापक प्रभाव पड़ा है, लोगों में रुझान बढ़ा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश आया। हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में यहाँ पे परिणाम आएंगे और हम जीतेंगे। कई पॉलिटिकल पंडित ये सवाल उठा रहे थे साहब कि अशोक गहलोत साहब आप दूसरे राज्यों में तो उनको भेज दिया, अमेठी की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन राजस्थान के अंदर जो उनका गढ़ है, जो उनका क्षेत्र है, जहाँ के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ पर कई सीटों पर तो गए भी नहीं। वो अपनी सिर्फ अपनी बेटी की जो सीट है जालौर सिरोही, वहीं पर आकर के सीमित रह गए। ये बार बार आरोप लगते रहे। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। पार्टी के द्वारा अगर किसी को स्टार प्रचारक नियुक्त किया जाता है तो उसके साथ साथ में उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाती है कि आपकी उपयोगिता पार्टी की नजर में इस क्षेत्र के अंदर है। तो जैसा पार्टी निर्णय करती है उसको सभी को मानना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब गए। और ऐसा नहीं है, अशोक गहलोत साहब पूरे राजस्थान के अंदर घूमे, सचिन पायलट साहब पूरे राजस्थान में घूमे, उनका मैसेज हमारे लिए सर्वमान्य है। तो इसलिए आप देख लीजिए, राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर ये सर्वमान्य नेताओं का प्रभाव रहेगा। चलिए ठीक है, इस सर्वमान्य नेताओं का प्रभाव कितना रहता है, और इसलिए तो ये हमारा सवाल भी है कि क्या परिणाम के बाद नेताओं का जो सियासी भविष्य है उसको लेकर के भी क्या चीज़ें साफ हो पाएंगी। मैं अपूर्वा जी को जरा जोड़ देता हूँ। अपूर्वा जी, ये कहानी बीजेपी के साथ भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने पूरा कैंपेन संभाला। हमने देखा कि कोई भी सीट हो, भजनलाल शर्मा हर एक सीट पर गए। दिया कुमारी उनके साथ रहती थी कैंपेन के दौरान। राजस्थान का चुनाव खत्म होने के बाद अब दूसरे राज्यों का रुख उन्होंने कर लिया है। लगता है कि क्योंकि कई बार ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं कि परिणाम के बाद कुछ संगठन में फेरबदल हो सकता है। देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवास में और कांग्रेस में जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है उसमें दिन रात का अंतर। पहला अंतर ये है कि माननीय हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दिया कुमारी जी, उन्होंने राजस्थान की प्रत्येक सीट के ऊपर प्रवास किया। और जब राजस्थान चुनावी दौर से निकल गया उसके बाद में उन्होंने अपने अन्य राज्यों के अंदर फोकस किया। मगर कांग्रेस के अंदर इसके आप देखेंगे बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन। यहाँ पे ना तो गहलोत साहब सब सीटों पर गए, ना पायलट साहब सब सीटों पर गए। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ, जो नेता अपने राज्य के चुनाव में 25 सीटों के ऊपर जाकर के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जो है वो ऊर्जा और का संचार नहीं कर पाए, वो अन्य राज्यों में जाकर के जिताने का क्या कुछ चेष्टा या स्वप्न नहीं, तो बंदिश क्या हो सकती है जी? बंदिश क्या हो सकती है, क्यों नहीं जा पाए वो? देखिए, कांग्रेस की भी स्थिति शुभेंदु जी सोचने की बात है कि बिल्कुल हारे हारे से ये मन के सुल्तान है। इनको भी पता है कि दे आर नोवेयर, ये किसी रेस में है नहीं। और क्यों नहीं जा रहे हैं आपको भी पता है। ये टकरार जो है वो आज 4.5 साल पहले की टकरार है जो गहलोत और पायलट की आज तक चलती आ रही है। और दोनों ही चाहते हैं कि कांग्रेस किसी न किसी तरीके से, वैसे तो जनता ने ही आदेश दे दिया है कि कांग्रेस हमेशा सत्ता से बाहर ही रहनी है, मगर इनके भी जो द्वंद है ना वो निखर करके सामने आते हैं जब भी चुनावी दौर के अंदर राजस्थान या देश एंटर करता है।
और आप देखिए अमेठी जैसी सीट की जिम्मेदारी जहाँ पे स्मृति ईरानी जी ने लग के इतना काम किया है जनता के लिए, वो गहलोत साहब को दी गई है। और गहलोत साहब ने राजस्थान की सीटों के ऊपर प्रचार करना जो है वो ठीक नहीं समझा। तो क्या एक इसलिए भी सीट मुश्किल पे टास्क इन दोनों नेताओं को दे दिया? वो भी वो अपने इसलिए पुत्र मोह के अंदर चले गए होंगे। हाँ, अच्छा अपूर्वा जी, क्या आपको लगता है कि इसलिए मुश्किल टास्क दोनों नेताओं को इसलिए दिया गया? अमेठी सीट पर गहलोत साहब को भेज दिया गया, उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां से मनोज तिवारी जीतते आ रहे हैं वहां पर उस सीट पर उनको भेज दिया। देखिए अमेठी और मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी जी और मनोज तिवारी जी दोनों ही जो है वो पुनः हम जीतने वाले हैं। और मुझे तो लगता है कि इन दोनों को वहां पर जो है वो संगठनात्मक कुछ ज्ञान लेने के लिए भेजा गया होगा और ये भी देखने के लिए भेजा गया होगा कि किस तरीके से यूनाइटेड होकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये शायद लोग सीख कर आए इन दोनों सीटों से, तो मैं मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसमें ललित जी को जोड़ लेता हूँ। ललित जी, ये जो घटनाक्रम हुआ कि बड़े दूसरे राज्यों के अंदर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो दी जा रही हैं, अमेठी और खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर जो दो राजस्थान के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, आपको नहीं लगता कि बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया है? सर देखिए शुभेंदु जी, राजस्थान के जो नेता हैं उनको जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रहे थे अपूर्वा सिंह जी कि इन्होंने वास्तव में राजस्थान में प्रचार प्रसार नहीं किया। और ये चीज बिल्कुल साफ क्लियर आई थी क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले ये चीज आकर के खुल करके बात उन्होंने अपनी मत जाहिर किया था कि राजस्थान में चुनाव प्रचार नहीं होने की वजह से मैं तो खैर मेरा तो काम खराब हो ही गया है, लेकिन आगे मेरी टीम को मैं नहीं रोक पाऊंगा जो इनके विरोध में खड़े हो गए। ये चीजें जब खराब हुई उसके बाद में आला कमान को ये समझ में आया, कांग्रेस के आला कमान को, कि क्यों ना कहीं ना और जगह जाकर के इनको काम में लिया जाए और इनसे कुछ काम ऐसे करवाए जाए जो इन्होंने राजस्थान में नहीं किए, जो इनको साथ में मिलकर के करना चाहिए था राजस्थान में। अमेठी की सीट पे अशोक गहलोत साहब को भेजना ये बेसिकली साख बचाने की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां पे सोनिया गांधी जी के रणनीतिकार को वहां पे बलि का बकरा बनाने के, किशोरी लाल जी को बलि का बकरा बनने के लिए भेज दिया गया है। और अगर किशोरी लाल जी बहुत अच्छे मार्जिन से या बहुत बड़े मार्जिन से वहां पे हार जाते हैं तो ये डेफिनेटली अशोक गहलोत साहब के लिए नहीं, सोनिया गांधी जी के लिए साख पे बहुत बड़ा बट्टा लगेगा। अमेठी की सीट जो कि गांधी परिवार की पारिवारिक सीट रही है और जहां से 7 से 8 बार ये लोग सांसद रह चुके हैं, और अगर अमेठी की सीट को इतनी कड़ी चुनौती देने के बाद में अगर ये नहीं बचा पाए, जो जिस तरीके से भी वहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं, तो इससे हम एक कदम आगे का सोचते हैं, इससे एक कदम आगे का भी सोचते हैं सर, कि क्या इससे नेताओं के सियासी भविष्य पर भी इसका कोई असर होगा? इस पे बिल्कुल असर होगा। मैं कह रहा हूं आपको कि राजस्थान में ऑलरेडी जो स्थिति हुई है, जिस तरीके की नोक झोंक यहाँ पे चलती आई है, और उसके बाद में अभी लोकसभा इलेक्शन में खुल करके सामने आ गया है कि जहां गहलोत साहब के कैंडिडेट खड़े हुए थे वहां पे सचिन पायलट साहब ने कोशिश करी है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो हार गए। और जहां पे सचिन पायलट साहब के रिकमेंड किए हुए कैंडिडेट्स यहाँ पे थे, वहां पे गहलोत साहब ने चुनाव प्रसार नहीं किया या फिर किसी भी तरीके की ताकत नहीं लगाई। इससे उनका सियासी भविष्य तो ऑलरेडी दांव पे है, खास करके गहलोत साहब का। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह की उथल पुथल राजस्थान के कांग्रेस में ऑलरेडी हो चुकी है विधानसभा चुनाव हारने के बाद में, और जिस तरह की भगदड़ हुई है, भगदड़ के बाद में जिस तरीके के विरोधाभास पैदा हुए हैं, उससे गहलोत साहब के लिए सियासी संकट तो ऑलरेडी पैदा हो गया है। अगर वो अपनी बेटे की सीट भी नहीं बचा पाए तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनका राजनीतिक भविष्य यहीं से दांव पे लग जाएगा। और अकेले उनका या उनके बेटे का भी? बिल्कुल उन दोनों का। अच्छा, दोनों का। देखिए वैभव गहलोत जी का अभी तक राजनीतिक कोई करियर है ही नहीं, केवल पिता की साख के बेसिस पे ही वो चुनाव मैदान में है। अगर अदरवाइज वैभव गहलोत जी का राजनीतिक भविष्य कोई कुछ नहीं है। आरसीए में जरूर उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की थी जहां भी वो विवादों में रहे हैं, और राजनीतिक भविष्य उनका कोई अभी चला नहीं है। राजस्थान में बहुत ज्यादा जनता के बीच में वो रहे नहीं है, तो जनता उनको जानती नहीं है। किस बेसिस पे आप चुनाव लड़ेंगे? पहली बार जोधपुर से लड़े और आपको दूसरी बार में ही आपको सीट छोड़ करके भागना पड़ा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि राजस्थान के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका राजनीतिक भविष्य डेफिनेटली इस बार दांव पे है। और लोकसभा इलेक्शन में बड़ी हार के बाद में शुभेंदु जी दोबारा बैठेंगे, ये बिल्कुल देख लीजिएगा कि राजस्थान में गहलोत साहब का कद बहुत छोटा कर दिया जाएगा और हो सकता है उनको साइड में बिठा दिया जाए। ये बिल्कुल क्लियर है। अमेठी की जिम्मेदारी दी गई इसीलिए है उनको क्योंकि वो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, और अगर वो थोड़ा बहुत जादू चला पाए और किसी तरीके से किशोरी लाल जी को उस लीग में ला पाए कि वो जीतने की कगार पे हैं, तो भी शायद उनका कुछ
थोड़ा बहुत राजनीतिक भविष्य में कुछ सुरक्षा उनको मिल सकती है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है वरना कि खतरा उनको है। कुछ सुरक्षा मिल पाएगी। पूर्वी दिल्ली की भी आपने जो बात करी है, वहां पे भी सचिन पायलट साहब कुछ कर नहीं पाएंगे। मनोज तिवारी जी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। प्रवासी मजदूर बिहार और उत्तर वहां प्रदेश जो के बहुत जातिगत वहां ज्यादा फैक्टर है रहते उसके हैं। आधार पर उनको वहां पर भेजा गया है। जातिगत फैक्टर से ज्यादा सर वहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर पूर्वांचल संघ लोग जो ज्यादा रहते है हैं, वहां पर। उनकी वजह से वहां पे पूर्वांचल ज्यादा है और इसीलिए उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। उस वजह से उनका होल्ड वहां पे बहुत बड़ा है। देखिए उनका ठीक कद है। वहां पे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बहुत बड़ा है। लोग हाँ। उनको एक आइडियल की तरह मानते हैं, तो डेफिनेटली वो वहां पे चुनाव जीतेंगे। मुझे लगता नहीं ठीक है। सचिन पायलट जी का वहां पे कुछ चलिए, यानी भी कि impact होने वाला है। मुश्किल रहा है दोनों नेताओं के लिए। मैं इसमें जरा भटनागर साहब को जोड़ लेता हूं। भटनागर जी जरा जवाब दीजिए, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ये। देखिए, जैसे जैसे ये चुनावी चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस के उत्साह के अंदर बढ़ोतरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। ये हमारा मानना है। उसके साथ साथ में अभी सभी जनों के विचार आए तो मुझे ये बड़ा ताज्जुब होता है कि सारे के सारे विचार 100% नकारात्मक थे। पता नहीं कौन सा वह है कि एक शब्द भी कांग्रेस के बारे में पॉजिटिव सामने नहीं आया कि हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे। जीतना भी तो आज रिजल्ट डिक्लेयर थोड़ी नहीं हो गया है। हाँ, बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हैं हार जाएंगे? जीतना भी तो तय हो सकता है कि अगर हार गए तो ऐसा होगा। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि अमेठी से भी जीतेंगे और इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की सरकार बनने नहीं, ये जा तो रही मानना है। पड़ेगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने कम से कम राजस्थान के अंदर एक अच्छी फाइट की है यहाँ पर। बिल्कुल अपूर्वा जी, बिल्कुल। मैं इसीलिए आपको उदाहरण देना हाँ, चाहूंगा। हाँ। आज हाँ, ठीक है। मैं देखिए, हाँ, बताइए बताइए। सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई, लेकिन इनको वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम ध्यान में नहीं आया, जो स्टार प्रचारक की सूची में होने के बावजूद भी फील्ड से गायब हैं। उनको पार्टी ने इस योग्य नहीं समझा कि किसी जगह भेजा जाए, या फिर वो जानबूझ के नहीं गई। इस गुटबाजी के बारे में, इस बारे में किसी का भी ध्यान नहीं गया। परंतु आज स्थिति देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल के काम कर रही हैं। वो भी तो स्टार प्रचारक है, उनके बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? क्योंकि आज आप देख लीजिए, स्थिति बदल ली है। देश के अंदर चुनाव बदलाव को हो रहा है और कांग्रेस जरा इस पर जवाब ले लेते हैं। आपने बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया कि क्यों नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर बात की जाए। अपूर्वा जी, जरा इस पर जवाब दे दीजिए। ये भी एक वाजिब सा सवाल है। बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता यही तो पूछते हैं कि आप अशोक गहलोत साहब को टारगेट कर रहे हैं। आप बताइए ना, वसुंधरा राजे सिंधिया कहां पर कैंपेनिंग में दिखाई देती हैं? झालावाड़ से बाहर निकली नहीं वो। ठीक है शुभेंदु जी, ये बात जो कांग्रेस ने उठाई है उसको एक दूसरे नजरिए से हम देखते हैं। वसुंधरा राजे जी अगर कैंपेन के लिए अपने बेटे के साथ में 12 झालावाड़ के अंदर रहीं, मगर ऐसा भी तो नहीं है कि उनको फिर किसी विशेष परिस्थिति में किसी एक विशेष सीट की जिम्मेदारी देने के लिए, जिताने के लिए भेजा गया हो। और जहां तक बात रही, अभी ये मुझे कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि वसुंधरा राजे जी बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात ये भटनागर जी और कुछ कह नहीं सकते थे। वसुंधरा राजे जी उस परिवार से बिलोंग करती हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। वसुंधरा राजे जी हमारी पार्टी की आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आज भी जिस लॉयल्टी के साथ में नहीं, यही तो सवाल है पूर्वा जी कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उनको सिर्फ एक सीट की जिम्मेदारी, वो भी उनके बेटे की। बाकी नेताओं को भी तो दूसरे प्रदेशों में जाकर भेज रहे हैं ना। हाँ। नहीं, वो स्टार प्रचारक थी और क्योंकि उनके पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने जितना समय भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों के लिए देना चाहिए था, उन्होंने वो सभी दिया है। मुझे तो ये बता दीजिए कि गहलोत साहब ने कितनी संगठनात्मक बैठकें करी। हमारी पार्टी में तो संगठन सर्वोपरि है। अगर कोई फील्ड में नेता नहीं भी जा रहा है तो संगठन की बैठकें ले रहा है। गहलोत साहब ने कितनी संगठन की बैठकें की, भटनागर जी ये बता दें। दूसरा विषय ये है कि गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में जो रिफ्ट था वो तो सबके सामने है। इनके बीच में जो फ्लिप्स थे वो सबके सामने है। ऐसा तो है नहीं कि रिफ्ट आज ही सडनली अपीयर हो गया है। और जहां तक कद और कदावर नेताओं की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी, पुनः रिपीट करूंगी, एक संगठननिष्ठ पार्टी है। यहाँ पे संगठन मिल बैठ के जो निर्णय लेता है वो शिरोधार्य होता है। आप लोगों की तरीके से खुल के जो है, जैसे आपके गहलोत और पायलट साहब लड़े और आज भी वर्चस्व की और सत्ता की लड़ाई के अंदर उलझे हुए हैं, और कांग्रेस को राजस्थान में किस प्रकार से जिताना था, कांग्रेस का किस प्रकार से राजस्थान में प्रचार करना था, इसको टोटली भूल चुके थे। वैसा हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। भटनागर साहब, देखिए, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यह झूठ बोलने में कितनी तगड़ी कलाकारी है। मतलब हमारे अमेठी में भेज दिया अशोक गहलोत साहब को, तो उसमें भी ये कांग्रेस का माइनस पॉइंट ढूंढ रही है। और आप राजस्थान में क्यों नहीं गया? भटनागर जी, ये भी सवाल है, राजस्थान में क्यों नहीं किया? छोड़ती हैं
तो कहते हैं विशेष चलिए, पायलट परिस्थिति साहब है। के तो हम पुत्र वही नहीं विशेष चुन रहे, परिस्थिति चुनाव को लड़ आपसे रहे जानना थे। चाह रहे हैं। सचिन मैं बताता पायलट हूं जी को विशेष तो परिस्थिति 25 क्या है, 25 सीटों जो पर आप बोल जाना नहीं सकती चाहिए हैं। था। चलिए, राजस्थान माना में पर्ची गहलोत की साहब के सरकार है पुत्र लड़ रहे बीजेपी थे, की, मैडम के पुत्र पर्ची लड़ की रहे थे, सरकार पायलट है। साहब के पुत्र तो आज कहीं आप से देख चुनाव लीजिए नहीं लड़ रहे भजन लाल जी थे, उनको अनुभव वो विहीन 25 नेता सीटों है, पर जाना चाहिए था। अनुभव विहीन नेता है। क्या अशोक पायलट साहब गहलोत गहलोत साहब के यहाँ राष्ट्रीय जालौर नेता गए? है, इसलिए क्या उनको पायलट अमेठी साहब भी नहीं, ने भट्टागर 25 साहब यही तो सवाल है ना कि ठीक है, अपूर्वा जी यही तो कह रही है ना कि ठीक है गहलोत साहब नहीं गए, गहलोत साहब नहीं गए, लेकिन पायलट साहब को तो जाना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हाँ राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, दोनों नेता हर क्षेत्र में गए, अधिकांश क्षेत्रों में गए, और इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास के साथ साथ आज हम आज मजबूत स्थिति में हैं। अजमेर में आए, टोंक में आए, दौसा में। आज आप बताइए चलिए ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें ललित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में सोमू हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है, मैं अपूर्वा जी और मैं भट्टागर साहब आपके पास वापस लौटता हूँ। ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा ललित जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं सोमू आपके पास आता हूँ। ललित जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। शुभेंदु जी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि किसी ने भी कांग्रेस की जीत की या पॉजिटिविटी की बात नहीं की। पिछली वाली डिबेट में एनडीटीवी पे मैंने ये बोला था, प्रथम चरण के चुनाव में राजस्थान में, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिला था कि भारतीय जनता पार्टी जहां उसके वोटर निकल के बाहर आते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, वो इतना प्रचार या इतना वोटिंग इस बार नहीं हुआ था। उस मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी भुना नहीं पाई। इनके जो अभी इंडियन अलायंस की बात कर रहे थे, इंडिया अलायंस के नेता राजस्थान के हनुमान बेनीवाल ने टीवी पे आकर के ये बोला है कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि गहलोत साहब आकर के हमारे चुनाव को संभालें, कांग्रेस के बड़े नेता आकर के राजस्थान में आकर के इंडिया अलायंस को समर्थन दें और उनको जिताने की कोशिश करें, लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता इंडिया अलायंस के साथ में खड़ा नहीं हुआ। उससे ये क्लियर समझ में आता है कि इंडिया अलायंस में तो बहुत बड़ी फूट है। मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे भी केजरीवाल जी के भी अभी सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, वहां पे कांग्रेस के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल के कैंडिडेट वहां से चुनाव हार कोई जाए। एक दूसरे की कैंपेनिंग कर ही नहीं रहा है, एक दूसरे की कैंपेनिंग करने को तैयार ही नहीं है। सर, इसके चक्कर में तो इस्तीफे तक हो गए। अब अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान दिल्ली कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही कहते रहे कि गठबंधन, उनका इस्तीफा किस लिए हुआ? राइट, उनका इस्तीफा किस लिए हुआ ये आप भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको बताता हूं, मैं आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पार्टी खुल करके, उनके जो नेता है वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का आदमी नहीं जीतना चाहिए, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए। इसीलिए मतलब कांग्रेस में और इंडिया अलायंस में जो जिस तरीके की फूट अभी चल रही है, इसी का नुकसान इन लोगों को होने वाला है। और इसका फायदा एक ऐसे इंसान से, इनका जो सामना है वो एक ऐसे इंसान है जो चुनाव प्रसार और चुनाव राष्ट्र को लेकर के मतलब वो बहुत ज्यादा डिवोटेड है। उससे आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फाइट राजस्थान के अंदर थोड़ी सी अच्छी थी। मोदी, मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। जी, बताइए। इनके नेता एक रैली करने के बाद में हो सकता है रिलैक्स हो जाते हो, लेकिन मोदी जी जब एक रैली करते हैं तो 4 रैलियों में ऑलरेडी उनका टाइम फिक्स होता है कि मुझे जाकर के वहां पे करना है। तो वो स्लीपलेस बंदा है, वो काम करने वाला है, उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, वो हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैं सोमू को जोड़ लेता हूँ जरा। सोमू, लेकिन एक बयान बड़ा सुर्खियों में था, एक इंटरव्यू जो गृह मंत्री साहब का था। अमित शाह साहब राजस्थान को लेकर के एक डाउट क्रिएट कर देते हैं कि हम कुछ 1-2 सीटें लूज़ करने जा रहे हैं। हालांकि उसको लेकर के राजस्थान के कई बीजेपी नेताओं से हमने बात भी की, वो लेकिन बार बार ये दावा करते रहे कि नहीं साहब, हम 25 सीटें ही जीत रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ बीजेपी के चाणक्य कह रहे हैं कि हम राजस्थान में कुछ नुकसान हमें होने जा रहा है, तो इस बात के संकेत क्या है? निश्चित रूप से देखिए, इस बार जैसे ही प्रथम चरण के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त ही ऐसी हवा बनी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लीन स्वीप की हैट्रिक बहुत आसान नहीं दिख रही थी और कुछ सीटों पर कांग्रेस जो है वो एज की स्थिति में थी। हालांकि दूसरा फेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से मुफीद हुआ, लेकिन वहां भी खासतौर पर बाड़मेर सीट की अगर हम बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को आशा अनुरूप जो रिजल्ट है वो शायद न मिल पाए। हालांकि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। और वहीं बांसवाड़ा की सीट पर भी बहुत तगड़ी फाइट जो है वो हमें देखने को मिली। तो इन सब से राजस्थान ने एक मोमेंटम जो है वो कांग्रेस के फेवर में बनाया, ऐसा दिखता है।
हालांकि जब परिणाम आएंगे तभी वो स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन उसी के बाद से आप देखिए कि अलग अलग जगहों पर पूरा जो वेव है वो बनना शुरू हुआ और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया बांसवाड़ा से वो दूसरे फेज में जब यहाँ पे वोटिंग होनी थी उससे पहले दिया, और उससे पहले उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी। जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेलना पसंद करती है वहां पर वो चुनाव को ले गए, तो निश्चित रूप से इसके कई मायने थे। ठीक है, और उसके कई मायने थे और इसी बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अपूर्वा जी भी लगातार हैं। अपूर्वा जी, ये बताइए कि बीजेपी के चाणक्य हैं, हर सीट को लेकर के असेसमेंट होता है और जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद भी पार्टी तक एक रिपोर्ट पहुंचती है। कहा यही जाता है कि उस रिपोर्ट के अंदर राजस्थान में थोड़ा सा स्थिति कुछ डगमगाती हुई नजर आती है। शुभेंदु जी देखिए, वैसे तो इस बार भी 25 की 25 जो सीटें हैं वो मोदी जी की विजय माला और विजय गाथा के अंदर गुथने के लिए तैयार हैं। मगर जिस प्रकार से आप आदरणीय अमित शाह जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नुकसान होने वाला है। नुकसान सीटों का नहीं, नुकसान हो सकता है लीड के अंदर थोड़ा सा अंतर रह जाए। जहां हम 5 लाख की मार्जिन से जीत रहे थे, हो सकता है वहां 4 लाख की मार्जिन हो जाए, 3.5 लाख की मार्जिन हो जाए। मगर सीटों का नुकसान जो है वो उन्होंने अपने मुखारबिंद से नहीं बोला है। तो थोड़े से नुकसान की बात करिए, वो लीड की और मार्जिन की भी हो सकती है। सीटें तो 25 की 25 कमल खिलने वाले हैं और मोदी जी की विजय माला और गाथा में गुथने वाले हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो यानी कि सीटें पूरी जीतेंगी, हो सकता है कुछ सीटों पर मार्जिन कम रह जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है। अच्छा भटनागर साहब, आपका दावा क्या है फिर? आप तो कह रहे थे कि बीजेपी से 1 सीट ज्यादा। देखिए, मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात करूंगा। हमारे पास ना तो ऐसी कोई कलाकारी है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई जादुई बटन या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम सीटों की संख्या पहले ही बता दें। मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बढ़त की ओर है। और जैसे जैसे चुनावी चरण बढ़ रहे हैं, हमारे उत्साह के अंदर और हमारी विजय के अंदर नजदीकियां आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास में कोई विजन नहीं है, आज वो अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं और इस चीज की हड़बड़ाहट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल बयान देने पे तुले हुए हैं और एक झूठा आश्वासन, ये झूठा भ्रम फैलाने वाले हैं। अभी ये अपने नेता की कही हुई बात को किस तरीके से मोड़ते हैं। उन्होंने कहा कुछ नुकसान हो सकता है, तो इन्होंने अपने शब्दों में कह दिया वो तो वोट का नुकसान कह रहे हैं। मतलब आदमी कह रहा सीट की बात, ये वोट पर आ गए। तो ये कलाकारी क्या भारतीय जनता पार्टी में ये आखिर तक नहीं मानेंगे। जिस दिन रिजल्ट आ जाएंगे 4 को, उस दिन मैं इनको बता दूंगा। ये विश्वास है। चलिए, उम्मीद 4 तारीख की रखनी चाहिए। 4 तारीख को सभी को जवाब मिलेगा किसकी कितनी सीटें हैं। खैर माफी के साथ रोक रहा हूं, बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन 4 तारीख के बाद तय होगा कि आखिर किसको कितनी सीटें मिली हैं और साथ ही राजस्थान के नेताओं का भविष्य आखिर क्या है।